नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में, जो कि है एक लाइव फोन इन कार्यक्रम। जी हाँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं फोन नंबर्स के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे फोन नंबर्स। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करें हमारा टोल फ्री नंबर, जो कि है 1800230040। इसी के साथ एक लैंडलाइन नंबर भी आप लिख लीजिए, जिसका एसटीडी कोड आपको पहले डायल करना होगा 0755266049। तो जी हाँ, इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आज के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है आज का पंचांग। जी हाँ, तो चलिए आपको बता देते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है भाद्रपद और आज है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। तारीख है 13 सितंबर और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 13 सितंबर का दिन किन बातों के लिए इतिहास में महत्वपूर्ण है, यानी कि आज के दिन क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी इतिहास में। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास की ओर। सन 1100 में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दर्शकों, क्योंकि आज ही के दिन चॉकलेट का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। सन 1780 में अमेरिका के शिकागो नगर में लिफ्ट का पहला परीक्षण किया गया था। इसे जॉन बैग बार्ट नामक के एक अमेरिकी ने बनाया था। सन 1933 में एलिजाबेथ मैनकॉम्स न्यूजीलैंड की संसद में पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने लिटिलटन से चुनाव जीता था और इससे पहले वह सीट उनके पति के पास थी। सन 1947 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 40 लाख हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव दिया था। सन 1956 में IBM के डिस्क स्टोरेज वाला पहला व्यवसायिक कंप्यूटर 305 रीमेक जारी किया गया था। आज ही के दिन 13 सितंबर 1985 में सुपर मारियो ब्रोस, जो अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले और सबसे प्रभावशाली खेलों में से एक है, इसे पहली बार जापान में NES के लिए जारी किया गया था। सन 2000 यानी कि 13 सितंबर सन 2000 में भारत के विश्वनाथ आनंद ने शेन्यान में पहला फिनडे शतरंज विश्व कप जीता था। सन 2007 में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी दुबई स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनी थी। आज ही के दिन 13 सितंबर 2007 में नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 3 गुना बड़ा ग्रह का पता लगाया था। तो जी हाँ, ये था आज के दिन का इतिहास और ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी आज के दिन 13 सितंबर के दिन। आगे बढ़ते हैं और साझा करते हैं आप सभी के साथ आज का सुविचार। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात कही है दर्शकों। आपने भी कई बार अपने आसपास लोगों को ये कहते हुए सुना होगा या फिर आपने भी कहा होगा कि है तो इतने बड़े पद पर इतने बड़े पद पर है, लेकिन वो बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो बात है वो संस्कारों से आती है। क्योंकि संस्कार कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां, जब संस्कार होते हैं तो आप जिम्मेदारियां निभाते हैं और जब आप जिम्मेदारियां निभाते हैं तो आप परिपक्व बनते हैं और जब आप परिपक्व बनते हैं तो सही पद पर होते हैं। और देखिए, जब भी सही पद पर होते हैं तो बड़प्पन अपने आप ही आप में आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आपको बता देते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। दर्शकों, आज हम पत्रकारिता में युवाओं के करियर पर आप सभी से बातचीत करेंगे और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बड़े ही जाने पहचाने पत्रकारिता क्षेत्र के एक शख्सियत हमारे साथ हैं। परिचय कराती हूँ आप सभी से, मनोज कुमार जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप लेखक भी हैं, आप संपादन में भी हैं, आप पत्रकारिता के पिछले 35 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में। तो बिल्कुल आज सर से हम जानेंगे कि जो भी विद्यार्थी पत्रकारिता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या करना होगा, वो कैसे बढ़ सकते हैं और क्या क्या विकल्प आज के समय में उनके पास हैं। जी हाँ, और इसी के साथ आपको आज के मेहमान से भी हम मिलवा देते हैं जिनका नाम है मनमीत सिंह।
जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है मनमीत जी आपका। आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पूरा क्रिएटिविटी का भंडार है तो ये ज़्यादा सही होगा। तो बिल्कुल आज मनमीत जी से हम उनकी रचनाएं, जो भी उन्होंने गीत लिखे हैं, जो भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं, वो सभी उनसे जानेंगे। और जो भी वो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, जो भी उन्होंने डायरेक्ट किया है, वो सभी बातचीत आज हम मनमीत जी से करेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन बातचीत की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी से करते हैं। सर, पिछले 35 वर्षों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके नज़रिए से पत्रकारिता को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? पत्रकारिता दरअसल जिसको आज पेशा मान लिया गया है, पेशा नहीं, ये सामाजिक सरोकार का एक ऐसा टूल है जो हम समाज की चिंता करते हैं। वो एक ऐसा कार्य है जिसकी वजह से हम लोक मंगल की कामना करते हैं। और पत्रकारिता पहले भी और अब भी और आगे भी लोक मंगल कामना के साथ अपना दायित्व निभाते चला आया है। और ये पूरा इतिहास आप देखेंगे, स्वाधीनता संग्राम का मामला हो या आज स्वाधीन भारत में भी, तो पत्रकारिता के बिना हमारा जीवन नहीं है। सूचनाओं से लेकर उसके ऑपरेशन तक पत्रकारिता का हर टूल काम करता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर ने। और लेकिन सर देखिए, जो पहले की पत्रकारिता थी और आज की पत्रकारिता है, बिल्कुल बेशक आपको इसमें कहीं ना कहीं अंतर तो देखने ही मिल रहा होगा। तो वो अंतर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि क्या अंतर आज के समय में आप समझ पा रहे हैं, या फिर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ देखिए बदलाव बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बदलाव हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उन बातों पर भी प्रकाश डालें। बदलाव जैसा कुछ भी नहीं है। पत्रकारिता का जो बेसिक है कि हम माँ जब कहते हैं तो वो माँ होती है, फिर उसके बाद हम अंग्रेजी में जाके उसको मम्मी बोलने लगे, लेकिन जब हमें कहीं चोट लगती है तो हम चिल्ला के माँ ही कहते हैं, मम्मी नहीं कहते हैं। तो इसी तरह पत्रकारिता के साथ अभी जो बदलाव हुआ है, हम पहले पत्रकारिता की टेक्नोलॉजी करते थे, अब हम टेक्नोलॉजी की पत्रकारिता कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आने के बाद गूगल है या इंटरनेट है या तमाम तरह की चीज़ें हैं, इनका सहारा लेने लगे हैं। तो बहुत सारे जो कंटेंट हमको समाज से मिलते हैं, जैसे अभी आप किसी से नहीं सुने होंगे कि वो पत्रकारिता करने गए तो उसके पैर में छाले पड़ गए या किसी तरह से इस तरह के संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब इंटरनेट हमारे पास है, हम सर्च करते हैं और निकाल लेते हैं। और इसके चलते कई बार ऐसी भयानक गलतियाँ होती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक उदाहरण बताना चाहूँगा, विकिपीडिया में आप सर्च करेंगे तो आएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है अकबर टाइम्स। अभी अकबर टाइम्स कहाँ से निकलता है मुझे नहीं मालूम, मैं सर्च कर रहा हूँ अभी तक, पिछले 10 वर्षों से मुझे नहीं मिला। तो टेक्नोलॉजी में ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन पत्रकारिता अपने मूल पर है और उसके बिना आप पत्रकारिता कर नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि ये जो फील्ड है ये मेहनत तो मांगती है। आप सोचें, और सर इसमें देखिए देखा जाए तो पढ़ने का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आजकल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने का ट्रेंड है, ट्रेंड्स बनाने का है आजकल। बस जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले लोग कुछ आर्टिकल लिखने के पहले उस पर एक रिसर्च वर्क किया करते थे, होमवर्क किया करते थे, महीनों उस विषय पर बिताया करते थे। और लेकिन आज के समय में वही हम कहीं से सुनते हैं, एक हमने वीडियो बनाया, कुछ लाइंस बोली और हमारी यहाँ पर न्यूज़ बन गई। क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ की बात की, उस दौर में टेलीविज़न नहीं था, केवल रेडियो था, लेकिन अखबार था। अखबार महत्वपूर्ण था, अखबार के बिना हमारी सुबह नहीं होती है। तो कई बार देर रात अखबार जब छपने जा रहा है, कोई बड़ी घटना घट गई तो हम उसको छपते छपते करके एक कॉलम के साथ छोटी सी खबर सूचना दे देते थे। वो उस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जो आज हम हर 10 मिनट में ब्रेक करते हैं कि साहब अब क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, समय हमारे पास अब तेज़ी से भाग रहा है, नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो बदल गया है। लेकिन पत्रकारिता का जो मूल है वो उसी तरह रेडियो में भी काम करेगा, टेलीविज़न में भी काम करेगा और प्रिंट में भी काम करता है। मूल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस तरीके बदल गए हैं यहाँ पर। स्वाभाविक रूप से बदलाव होना भी चाहिए और हुआ भी है, और ये अच्छा भी है। जैसे आप देखिए कि जिन दिनों मैं 1983 में जर्नलिज्म शुरू किया, मई का महीना, वर्ष यही था, उस समय हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हमें सब कुछ पढ़कर समझकर अपने सीनियर से बातचीत करके बनाना पड़ता था। आज वो दौर ख़त्म हो गया है। आप पढ़ाई हो रही है बाकायदा कि कैसे हम पढ़कर जर्नलिस्ट बनेंगे, जबकि जर्नलिस्ट जो है बाई बर्थ होता है, उसके भीतर एक डीएनए फिट होता है जर्नलिज्म का, वही कर पाता है। हाँ, आप उसको तराश सकते हैं, मांझ सकते हैं, उसको बता के ठीक कर सकते हैं कि कैसे हो। तो ये जो बदलाव है बेहतर है और एक अच्छे शुभ
काम के लिए है, पत्रकारिता के एक बड़ा आकार अब ले रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है बदलाव। जी बिल्कुल, तो आपसे आगे कार्यक्रम में हम बिल्कुल जानेंगे कि जो आपने अभी बात कही है कि व्यक्तित्व में वो पत्रकारिता वाली बात होनी चाहिए, ये बिल्कुल हम आपसे जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए पत्रकारिता में शिक्षा कितनी ज़रूरी है? हाँ, दो अब अलग अलग चीज़ें हो गई। जिन दिनों हम लोग पत्रकारिता में आए थे उस समय कैरियर जैसा नहीं था। आपको आना है, काम करना है, क्या मतलब आप हैरान रहेंगी। 1983 में जब मैंने शुरू किया था तो पहली सैलरी मेरी 180 रुपये थी। तो खैर उस समय महंगाई भी कम थी और चीज़ें भी बदली हुई थी। अब चीज़ें बदल गई हैं जी। अब कैरियर के तौर पर इसकी पढ़ाई की जा रही है, जैसे दूसरे प्रोफेशनल सब्जेक्ट की जा रही है। लेकिन इसमें वही है कि जो नया स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे मेरी एक अपेक्षा भी होगी और सुझाव भी होगा कि खूब पढ़ें और ये जो टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंड ना रहें। किताबों को पढ़ें, लोगों से बातचीत करें, अपने सीनियर्स को सुने, अपने घर परिवार के दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, ये जो रिश्ते में होते हैं इनके पास जो अनुभव होता है इनको ग्रहण करें। तब आप एक बेहतर खबर, एक बेहतर स्टोरी, एक बेहतर मीडिया में आप काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जब आप किसी बात को हर तरफ से जानते हैं, हर पहलू से जानते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ मनमीत जी भी हैं, तो आइए मनमीत जी के पास चलते हैं। मनमीत जी, आप लेखन में भी हैं, आप डायरेक्शन में भी हैं, आप प्रोडक्शन में भी हैं, आप एक्टिंग में भी हैं, तो इतनी सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आपकी कुछ रचना सुनना चाहूँगी। और जैसे कि आपकी एक पोयम है, बस मेरी आवाज़ सुनो तो मैं चाहूँगी कि क्यों ना शुरुआत बस आपकी आवाज़ सुनो से ही हो। बाप रे, तो ये है मेरी आवाज़। जी। बाकी मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। पता नहीं मैं इसके काबिल हूँ या नहीं। बाकी आई थिंक व्यूअर्स आपके बेहतर जज कर पाएंगे। मैं सुनाता हूँ। तो ये जो कविता है ये बीट पोइट्री में आती है। बीट पोइट्री एक थोड़ा सा न्यू एज आर्ट फॉर्म है और इसमें भाषा की प्योरिटी से ज़्यादा ये देखा जाता है कि हम कितने इनोवेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपको हिंदी सुनने मिलेगा, इंग्लिश सुनने मिलेगा, उर्दू सुनने मिलेगा। तो अगर किसी को उससे आपत्ति है तो ऑलरेडी सॉरी उसके लिए। बाकी दिस इज़ हाउ इट गोज़। बस मेरी आवाज़ सुनो। आगाज़ हो किसी दर्द का या यू आर जस्ट रियली फ्रस्ट्रेटेड, आवाज़ मेरी मलहम है, इट विल मेक यू फील इलेटेड। संजीदा गर जज्बात हो, घायल से गर हालात हो, गर सामने मैं हूँ नहीं पर दिल में मेरी याद हो, तो बस मेरी आवाज़ सुनो। माना भटक है जाते हम सभी कहीं कहीं, इंसान वो इंसान क्या भटके जो ना कहीं, पर बैठ बस ना जाना तू, बहाने ना बनाना तू, ना लौट पाने के। बस मेरी आवाज़ सुनो और मिल जाएंगे रास्ते सब जीत जाने के। बहुत सुंदर कि जीतने के सारे वो रास्ते मिल जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। क्यों, देखिए दर्शकों, जब आप ठान लेते हैं ना तो वहीं आपकी जीत निर्धारित हो जाती है, क्योंकि जब आप ठानते हैं तो आप हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मनमीत जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका, देखिए कहीं ना कहीं जैसे सर ने कहा कि वो व्यक्तित्व में भी वो बात होनी चाहिए। यहाँ पे हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं अब, क्योंकि आप लेखन, प्रोडक्शन, डायरेक्शन इस क्षेत्र में हैं। तो ये जो रुझान था ये वाकई में बचपन से था या फिर किन चीज़ों के चलते आप इस फील्ड में आ गए? मैं बचपन के ट्रॉमा को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा काफ़ी ज़्यादा। कई बार क्या होता है कि आर्ट आपके लिए एक माध्यम बन जाता है अपने आसपास की बुरी चीज़ों से किसी तरह कोप करने का। तो जब मैं छोटा था हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे और तब मैं उससे बचने के लिए, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से कोप करने के लिए फिल्में देखा करता था। तो मुझे याद है कुछ पहली फिल्मों से एक मैंने अपनी मम्मी के साथ स्पीड देखी थी। तो जब मैं स्पीड देख रहा था उसमें एक बस चल रही थी और बस के साथ कैमरा चल रहा था। तो मैंने मम्मी से पूछा कि ये मैं बस के साथ कैसे चल रहा हूँ? तो मम्मी ने बोला ये तुम नहीं चल रहे हो, ये तो एक कैमरा है जो तुम्हें दिखा रहा है, ऐसा फील करा रहा है कि तुम बस के साथ चल रहे हो। तो मुझे लगा कि मुझे भी देखना है। बचपन से क्यूरियोसिटी ज़रूर थी कि मुझे फिल्म कैसे बनती है, क्या होता है, ये सब समझना है, लेकिन कोई तरीका नहीं था जानने का। जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो हम जिस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, जिस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एरिया में बड़े हुए हैं, हमें इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने का, इन सब तरीके की चीज़ें ज़्यादा बताई जाती थी कि अगर ये नहीं करेंगे, सीए नहीं बनेंगे तो कोई करियर नहीं है।
तो 12वीं क्लास में मैंने PCM लिया था। भले मैं आर्ट्स लेना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में कि मैं आर्ट्स तब भी परस्यू करना चाहता था। फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, जहाँ से मैंने काफ़ी कुछ समझा कि आंखों के सामने खूबसूरती को कैसे तराशना चाहिए किसी गेस्ट के लिए। और उसी सब के दौरान मैंने फ़िल्म की पढ़ाई भी शुरू कर दी खुद से, इंडिपेंडेंटली। तो मैं फ़िल्मों में फॉर्मली एजुकेटेड नहीं हूँ। मैं खुद से सीखते सीखते करता रहा, फिर खुद के लिए शॉर्ट फिल्में बनाता रहा। तब मुझे ऑफ़र आ गया स्पीड रिकॉर्ड से। उन्होंने देखा कि यार ये पागल सा लड़का कुछ तो बना रहा है, इसको बुलाते हैं, हमारे लिए भी कुछ अच्छा बना दे। तो मैंने उन्हें ज्वाइन किया और वहाँ से बेसिकली ये सब शुरू हुआ। जी बिल्कुल। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने PCM लिया था जैसे कि हाँ आपने जी, हाँ जी। बताया, और उसके बाद आपने इंजीनियरिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम भी सफलतापूर्वक दिया था। हाँ जी, हाँ जी। उस पे सफल होने के बाद भी दर्शकों को जैसे कि अगर हम आमतौर पर देखें कि जब बच्चा सफल हो जाता है अच्छे मार्क्स से, तो पेरेंट्स भी चाहते हैं, वो भी खुद चाहता है कि चलिए ठीक है अब यही कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी मन की आवाज़ सुनी और आप जो करना चाहते थे आपने उसे परस्यू किया। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है दर्शकों। मैं चाहूँगी कि अगली चीज़ आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं, आप बताएं। तो मैम, मैं आपको रिसेंटली मेरा एक सेल्फ प्रोड्यूस म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है। उसका नाम है खून का जुनून। थोड़ा सा ये वायलेंट सा नाम लगता है, लेकिन हमारा जो एजेंडा था इसको बनाने के पीछे, जिस नीयत के साथ हम गए थे, वो ये था कि आप देखेंगे रिसेंटली हम कहते तो हैं कि हम 2023 में रहते हैं, हम एक एडवांस सोसाइटी बन गए हैं, हम एक बढ़ता हुआ देश हैं, लेकिन फिर हम उसमें ये भी देखते हैं कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से दरिंदगी आज भी हो रही है, जी। वो कम नहीं होती दिखती। और इस सब में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है पेट्रियार्की का। तो पेट्रियार्की बेसिकली ये कि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी हैं, जहाँ पे हमेशा से ये बताया गया है कि आदमियों को डिसीजन लेने की ज़्यादा पावर होती है। तो ये जो गाना है ये इस बारे में था कि हम बताना चाहते थे कि ऐसे कई सारे मर्द होते हैं जो गलत धारणाओं के साथ बड़े होते हैं, जिनकी सोसाइटी, जिनके आसपास के लोग उन्हें गलत चीज़ें सिखाते हैं। तो जब वो गलत एक्शन लेते हैं, गलत चीज़ करते हैं, तो उसे प्राउडली वियर भी करते हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल सही। तो ये जो गाना है ये एक सीरियल किलर के पर्सपेक्टिव से है। तो बेसिकली सीरियल किलर ये गाना गा रहा है, और ये जो सीरियल किलर है ये औरतों को ही मार रहा होता है, और उसके बीच में हम इस तरीके के मर्दों को एक मिरर दिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से बात करते हो, आप इस तरीके से रिडिकुलस साउंड करते हो, और आप इतना विभत्स लगते हो जब आप ऐसी बातें करते हैं। तो इस गाने की कुछ पंक्तियां हैं कि मैं पेट्रियार्की वाला मर्द, तू मेरे अंडर नारी, मैं काट के तुझको खा जाऊं, हिस्टोरिकली तू हारी। ये मैसेज बिल्कुल सटल नहीं, मर्दानगी के जैसे। अरे मैंने तो फिर भी काटा, वरना मरती कैसे कैसे। मेरी किलिंग है बेटे 10 on 10, कन्फ्रंट करो तो नॉट ऑल मैन। अनसेफ हो तुम सब सड़कों पे, कोई ब्लेम नहीं है लड़कों पे। तो इस लाइन में हम यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वो पहले तो गलत करेंगे, उसे प्राउडली वियर करेंगे, और उसके बाद वो ये भी बोलेंगे कि भाई सारी औरतें थोड़ी अच्छी होती हैं, हमने कुछ गलत थोड़ी कर दिया, इसमें हल्का सा छेड़ ही तो दिया है, हल्का सा परेशान कर दिया है। तो वो इस तरीके की बातें अपने प्रिविलेज को, अपने पावर को अपने हाथ में रखकर औरतों को ऑप्रेस करने की बात करते हैं। तो सिंस आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपने रिसेंटली कई सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी, मणिपुर के वायलेंस के बारे में सुना होगा, जिस तरीके के वीडियोस वहाँ से उभर के आ रहे हैं। तो ये जो गाना है ये इसी तरीके की बातों को बेसिकली दर्शाने की कोशिश करता है। बहुत खूब तरीके से आपने इसको, अगर मैं कहूँ, जस्टिफाई किया है अपनी लाइंस में। बिल्कुल दर्शकों, समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो गलत काम करते हैं और उसे बहुत प्राउडली कैरी करते हैं कि हमने ये काम किया, वो क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको सही मानते हैं, इसलिए वो उस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमने ये करा। लेकिन देखिए, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, और जैसे जैसे उन्हें बताने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं ये काम अपने आप कम होते जाएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया था कि पत्रकारिता में का जो शिक्षा का वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे कि बच्चे ने 12th पास करी और उसके बाद वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ही पढ़ाई करना चाहता है, तो सर उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? इस बात को करने से पहले एक बात कहूँगा, अभी मनमीत जी जो गीत सुना रहे थे,
दरअसल महिलाएं हमारे यहाँ कभी से अशक्त नहीं रही हैं, कभी डरपोक नहीं रही, कभी ऐसा नहीं रहा है। 228 साल पहले जी। माता देवी अहिल्या हमारे यहाँ आई और उनका जो शासनकाल था, हम देखते हैं 1933 में एलिजाबेथ जब संसद में जाती हैं, तो ये महिला शक्ति का प्रदर्शन है। दरअसल अभी जो कुछ हो रहा है ना, ये कुंठाएँ हैं जी। और ये कुंठा एक नए जनरेशन में जो आया हुआ है उसकी वजह से ये आपको हैवानियत और इस तरह की दरिंदगी देखने को मिलती है। और मेरा सब लोगों से आग्रह होगा कि इन चीज़ों को कम करें और जो ताकत है उसको बताएं, सोसाइटी में बेहतर चीज़ दें। जो जर्नलिज्म की बात करें, जो नया स्टूडेंट आए वो क्या करे, तो पॉजिटिविटी के साथ आए। जी, आप एक सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, आपको कोई नहीं देखने वाला, लेकिन एक पैन का काला दाग पड़ जाएगा, सबकी नज़र उस पर होगी। तो अपराध का हिस्सा बहुत छोटा सा है, लेकिन हमने उसको बड़ा बना दिया है, जबकि बड़े काम काफ़ी हो रहे हैं। एक अभी मैं पढ़ रहा था मैगजीन, एक महिला है, उसने कहीं देखा कि कुछ लोग वो डस्टबिन से खाना निकाल कर खा रहे हैं, उसका मन इतना पिघला कि उसने सारा काम छोड़ के अब फ्री में भोजन दे रही है लोगों को। इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो माँ हैं, बहन है, मौसी है, भाभी है, इनका दिल इतना बड़ा होता है। अगर आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ तो इन सब की वजह से, बिल्कुल, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता। तो माँ की शक्ति, स्त्री की शक्ति इतनी बड़ी है, इतना महम। अभी दुर्गा जी आने वाली हैं, 9 दिन हम उनकी आराधना करेंगे। तो ये शक्तियों को हमको बढ़ाना है। दरअसल ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप देखिए ना, भोपाल की जनसंख्या देखिएगा, उसके मुकाबले कितने अपराध हो रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सकारात्मकता। जी हाँ, बिल्कुल। तो पॉजिटिविटी, देखिए जहाँ पर भी पॉजिटिविटी होती है अपने आप ही नेगेटिव चीज़ें कम हो जाती हैं। सर आपकी बात एकदम सही थी, पर हाँ, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैं इनफैक्ट मैं एक ऐसे घर से आता हूँ जहाँ मेरी माँ ने ही मुझे बड़ा किया है। मेरा जो इस तरीके के मर्दों के प्रति गुस्सा है ना, वो इस बात से ही निकलता है कि औरतें डेफिनेटली बहुत ताकतवर हैं, डेफिनेटली वो बहुत बड़े काम करती हैं। मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उनसे पहले उनकी मेरी नानी ने उनको बड़ा किया, मेरी पर नानी ने उनको बड़ा किया। तो मेरे घर में मर्दों का रोल एक्चुअली औरतों से बहुत कम था। तो मुझे बहुत बुरा लगता है और घृणा आती है इस बात पे कि जब, जैसे आपने कहा अभी दुर्गा पूजन होने वाला है, तो जो मर्द वहाँ पर पंडाल में बैठकर जो पूजा कर रहे होंगे, कई बार उनके मुंह से ऐसी बातें सुनने मिल जाती हैं जो औरतों के प्रति अच्छी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि मर्द होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, इस बात से सहमत है। लेकिन जो पत्रकारिता में आ रहे हैं उनके भीतर पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि सोसाइटी में जो नकारात्मकता है उसको हम दूर कैसे करें। दरअसल अभी एक बड़ा ट्रेंड चल गया कि सनसनी का, जी, कि खबरें हम कैसे बना के दें जिसमें सनसनाहट फैले, और उससे समाज में लोक मंगल की भावना को ठेस पहुंचती है। और हम जो करना चाहते हैं, जो पत्रकारिता करते चले आए, अगर आज हम आज़ाद हैं तो इसी पत्रकारिता की वजह से। जी बिल्कुल। और सर कहते भी हैं कि जो पत्रकारिता है वो समाज की विसंगतियों को दूर करता है, बुराइयों का निवारण करता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर आपने जो अब हम बातचीत कर रहे थे उसको मैं आगे जारी करना चाहूँगी। हम बच्चों को बता रहे थे कि जैसे ही वो अपना 12th पास करते हैं उसके बाद उनका पहला कदम क्या होना चाहिए। सर किस किस तरह के पाठ्यक्रम पत्रकारिता में है? अब पत्रकारिता का आसमान और पत्रकारिता शिक्षा का आसमान बहुत बड़ा है जी। जैसे ही आप 12th करते हैं, 12th करने से पहले एक तो मन बना लीजिए कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, प्रिंट में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक में जाना है, रेडियो में जाना है, तो उसके हिसाब से आप चयन कीजिए। और अब तो वेबसाइट पर सारे विश्वविद्यालयों, जैसे भोपाल में आप देखेंगे तो माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, इनकी वेबसाइट पे रहता है कि कब आपको इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, या IIMC दिल्ली है वहाँ कब आपको करना है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, और लगभग सारे विश्वविद्यालयों में मीडिया की पढ़ाई हो रही है। ये आपको तय करना है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, किस में इंटरेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे जब एडमिशन ले लेते हैं। अभी मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, रेडियो सिखा रहा हूँ, प्रोग्राम बनाना, वो सब 12th पास हो के आए हैं, लेकिन जो वो काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है ये मुझे पीछे छोड़ रहे हैं। और जब इनसे मैं हारता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं जीत गया, क्योंकि ये नए बच्चों के पास ऊर्जा खूब है, इनके पास इन्फॉर्मेशन खूब है, थोड़ा सा इनको शेप देने की ज़रूरत है। और उसके बाद आप देखिए, अभी 3 दिन की क्लास, सिर्फ 3 घंटे की क्लास में वो 1 घंटे का प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब कल्पना से बाहर है, लेकिन वो कर रहे हैं काम। ये नई ताजगी, ये नई हवा है, और ये लोग नया एक नई दुनिया गढ़ेंगे।
और वो पूरी उम्मीद है मुझे ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी हमारे जो भी हमारे व्यूअर्स, खास तौर से युवा जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, सर इनको हम बता देते हैं कि ग्रेजुएशन में क्या क्या विकल्प हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में और क्या रिसर्च वर्क भी वो जर्नलिज्म, मास मीडिया में करने के लिए ऐसे ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। बिल्कुल, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएंगे तो आपके 3 साल के कोर्स होते हैं, फिर उसके बाद पीजी का कोर्स होता है, इसी तरह प्रिंट में है, इसी तरह कम्युनिकेशन में है, लेकिन रिसर्च में भी पूरा है। और रिसर्च के साथ जैसे अभी आप पीजी कर लेते हैं तो पीएचडी करने जाते हैं, तो पीएचडी करने के लिए आपको रिसर्च चाहिए। तो एक रिसर्च विंग पूरा, एक रिसर्च डिपार्टमेंट माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में है। आप यहाँ एडमिशन लेके अपना कैरियर बेहतर ढंग से बना सकते हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि आपने माखनलाल विश्वविद्यालय की बात करी है, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि भारत में वो कौन कौन सी और भी टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं जर्नलिस्ट के लिए, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप उनका भी जिक्र करें ताकि हमारे सारे युवा इसको जान सकें। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय एशिया का पहला मीडिया स्कूल है, पहला मीडिया विश्वविद्यालय है। इसके बाद आईएमसी दिल्ली आता है, यहाँ से आप कोर्स करते हैं। आईएमसी के बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहाँ जाके कहीं एडमिशन, आप महाराष्ट्र में तो वहाँ ले सकते हैं, आप दक्षिण भारत में है तो वहाँ ले सकते हैं, उड़ीसा में ले सकते हैं, हर जगह पर इनके सेंटर्स हैं। और इन 2 जगहों के अलावे निजी कॉलेजों में, निजी विश्वविद्यालयों में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आईएमसी या माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से करें तो यहाँ पर आपको प्रशिक्षित लोग, सुविधाएँ और उस क्वालिटी की एजुकेशन आपके साथ हो। जी बिल्कुल। चलिए मनमीत जी के पास चलते हैं। मनमीत जी, क्योंकि आप इतने सारे काम एक साथ कर रहे हैं, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपने अभी तक किस किस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करी हुई हैं? मैंने कई सारे, बेसिकली फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसमें मुझे हर तरीके की चीज़ ट्राई करना बहुत पसंद है। तो इसी मीडियम के अंदर आपको कई सारे वर्टिकल्स मिल जाते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करी हैं, मैंने शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस करी हैं, मैंने गेम शो प्रोड्यूस किया है, मैंने रिसेंटली म्यूज़िक वीडियोस प्रोड्यूस करना शुरू किया है, कई सारे ब्रांड्स के लिए कमर्शियल्स प्रोड्यूस करते हैं हम। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं। डायरेक्शन के मामले में भी सेम, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो मैं प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ मैं डायरेक्ट भी कर रहा होता हूँ, वो मैं कई बार लिख भी रहा होता हूँ। मुझे बेसिकली अपने क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना बहुत पसंद है। मुझे पसंद है कि मुझे पता हो एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कई लोग फील्ड में अभी ऐसे हैं जो बस उसे डे जॉब की तरह देख रहे होते हैं कि यार नहीं करना हमें 16-16 घंटे काम, नहीं लगानी है रातें। तो मुझे वैसा फिल्म मेकिंग नहीं पसंद। थोड़ा सा हाथ गंदे होने चाहिए, थोड़ा सा हाथ पाँव में दर्द होना चाहिए। तो जब हम डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं, और हमें रिसेंटली हमने भारिया समाज पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पातालकोट जाके, इट्स कॉल्ड भारिया अप क्लोज। और उसमें भी हम ऑन ग्राउंड जाके दौड़ते रहे थे, भागते रहे थे लोगों से इंटरव्यूज़ लेने के लिए। तो हाँ, ये मेरा बेसिकली आइडिया रहता है कि मुझे जितना मैं सीख सकूँ, जितना अपने हाथ पाँव चलाकर अलग अलग मीडियम ट्राई कर सकूँ, वो मुझे करना पसंद है। जी। आपको एक अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और वो अवार्ड आपको एक शॉर्ट फिल्म के लिए मिला था। मैं चाहूँगी कि आप उसका ज़रूर जिक्र करें और हमारे दर्शकों को उस अपनी शॉर्ट फिल्म के बारे में बताएं। हाँ जी, तो थैंक्स टू माय टीम, मतलब मेरी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान था इस सब के लिए, और सब बहुत मेहनत के साथ काम किए थे इस फिल्म पे। इस फिल्म का नाम था वर्ल्ड ज़ॉम्बीड। तो जस्ट बिकॉज मतलब टाइटल में ज़ॉम्बीज़ हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म ज़ॉम्बीज़ के बारे में है। ज़ॉम्बी को हमने एक मेटाफर की तरह यूज़ किया है, मुहावरा। तो बेसिकली आइडिया ये था कि मैं देख रहा हूँ बहुत वक्त से कि कई सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, कई सारे मेरे आसपास के लोग हैं जो ऑफिस तो जाते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन वो परेशान है अपनी जॉब से। उन्हें दबा हुआ फील होता है, बंधा हुआ फील होता है। उन्हें लगता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे फिर भी करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यार कमाना है, खाना है। हमें हमारे आसपास के लोगों ने यही सिखाया है कि हम जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक इस तरीके से घिसेंगे नहीं रोज़, तो कुछ मिलेगा नहीं। अब उनका मन भी नहीं है करने का, लेकिन जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बॉस से इस तरीके की बातें सुनने मिलती है कि यार जाके करोगे क्या, कहाँ जाओगे, फिर वहीं शुरुआत से शुरू करोगे, इतने साल हो गए हैं कंपनी में तुम्हें, अभी एक रेस देते हैं। तो ये जो फिल्म है, बिल्कुल आपके उत्तर को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। मेरा एक प्रश्न पत्रकारिता से
सरफेस जर्नलिज्म के ऊपर। वो ये है कि सर ये बताइए कि जो पत्रकारिता है एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में कब उभर कर आया, कब इसकी जरूरत पड़ी कि ये हिंदी लिटरेचर से या साहित्य से डिफरेंट होता है और इसको पढ़ाया जाना चाहिए। एक मेरा प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न मेरा कलाकार जो मेहमान है आपके उनसे ये है कि एक फिल्मी पर्सनालिटी और एक रंगमंच की पर्सनालिटी में क्या फर्क? जी मनोज सर। पत्रकारिता के बारे में आपने जो सवाल पूछा उसके लिए आपका धन्यवाद। दरअसल जैसे जैसे हमारी दुनिया बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, साइंस में कहा गया है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसी तरह जब दुनिया बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी आने लगी, तो लगा कि इसे एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहले आप देखिए कि किसी कॉलेज में एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता था और किसी की रुचि नहीं होती थी। उसके बाद धीरे धीरे लगा कि नहीं, अब ये फुल टाइम कोर्स किया जाए और इसको जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है उसी तरह से पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू हो। तो ये मेरा ख्याल है कि 3 दशक से ऊपर हो गए हैं कि पत्रकारिता शिक्षा को प्रॉपर एक फ्रेमवर्क में पढ़ाया जा रहा है। और इससे आप देखिएगा कि जितने बड़े चैनल्स हैं, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हर जगह आपको मिल जाएंगे जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं। तो ये पिछले 3 और 4 दशक के बीच में जो परिवर्तन आया है, ये समय की ज़रूरत के हिसाब से ये फ्रेमवर्क हुआ है और पत्रकारिता की विधिवत जो शिक्षा है वो शुरू हुई है। जी बिल्कुल। मनमीत जी। थैंक यू वेरी मच, आपने पूछा सवाल। तो मेरा इजी आंसर ये है सर कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। आप देखेंगे कई सारे जो रंगमंच पे परफॉर्म करने वाले एक्टर्स हैं वो फिल्मों में भी ट्रांसपायर करते हैं। कई सारे फिल्मों के एक्टर्स रंगमंच पे भी जाके परफॉर्म करना पसंद करते हैं। तो ये बहुत कनेक्टेड आर्ट फॉर्म्स हैं। इसमें मेजर अंतर ये है कि फिल्मों में आपके पास कट्स होते हैं और आपके पास मल्टीपल टेक होते हैं। आप कैमरा को कट करके दोबारा अपना रोल परफॉर्म कर सकते हो, जबकि रंगमंच पे आपके सामने सारी ऑडियंस होती है। आपके पास वो एक ही टेक है जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से करना है। तो वो जो कला है उसकी अलग अहमियत है। फिल्मों में आप देखेंगे कि कई बार फॉर्मलिस्ट एक्टिंग करी जाती है जिसके अंदर आप नेचुरल शायद ना साउंड करें। आप जैसे ब्लैक में रानी मुखर्जी बहुत थिएटर फ्रेंडली एक्टिंग करी हैं, लेकिन आप वहीं देखेंगे अनुराग कश्यप की जो फिल्में हैं या जो रीसेंट फिल्में हैं, आप उसमें देखेंगे एक बहुत रियल अप्रोच रखा जाता है। एक आम आदमी को दिखाने के लिए आम आदमी की टोन रखी जाती है, रीजन को देखा जाता है। वो एक्चुअली ड्रामेटाइज नहीं किया जा रहा होता उन कुछ सीन्स में, एक्चुअली उन्हें नॉर्मल और नेचुरल फील कराया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। थिएटर में आपको लाउड भी होना पड़ता है क्योंकि बहुत दूर दूर तक ऑडियंस बैठी है, लेकिन फिल्मों में आप बहुत विस्पर करके भी बोल रहे होते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंसेस हैं। जी बिल्कुल। मनमीत जी, आप अपनी शॉर्ट फिल्म के बारे में जिक्र कर रहे थे, वो बात अधूरी रह गई थी, उसे हम पूरा करते हैं। हाँ जी। तो वो फिल्म बेसिकली पावर के साइकिल के बारे में, वो 3 अलग अलग वक्त के दायरे में मौजूद रहती है। एक कहानी उसके अंदर 1959 की है, एक 1989 की है, एक 2023 की है। 59 में कुछ लोग हैं जो एक बाबा के चक्कर में पड़ गए हैं और वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे उसके चंगुल से। तो वो ज़ॉम्बीज़ की तरह फील कर रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, हमें इनके काम करने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें समाज आउटकास्ट कर देगा नहीं करेंगे। तो 89 में कुछ गुंडे हैं जो गुंडे होना नहीं चाहते, लेकिन उनके एरिया में एक बहुत बड़े गुंडे का राज है जिसके लिए अगर ये नहीं काम करेंगे तो उनको मारेंगे, पिटवाएंगे, उनके घर पे थ्रेटन करेंगे। और 2023 में कॉरपोरेट बॉस और उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की कहानी है जो वहाँ से निकलना चाहते हैं। और कहानी इस बारे में कि आप वहाँ से निकल तो जाओ, उसके बाद क्या ये साइकिल ऑफ पावर आपको दोबारा से नहीं दबाएगी। तो ये कहानी इस बारे में। जी बिल्कुल। अब आप अगला हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं? मैंने आपका एक परकाशन करके कुछ सुना था, मैं चाहूँगी उसके बारे में बताएं और वो हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जिनका सरफेस वाइब्रेट कर रहा होता है, जैसे आपका तबला हो गया, बैंजो हो गया। तो इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं सरफेस पे, उनको हम परकशन कहते हैं। तो बीट्स बेसिकली हमारे दिल की धड़कन की तरह होती हैं, राइट? तो इसीलिए वो रिदम हमारे दिल में जल्दी से कैची तरीके से रह जाती है। तो ये जो पोइट्री है परकशन, ये इसी बेसिकली मैं किसी इंसान को रोमांटिसाइज कर रहा हूँ परकशन की बीट की तरह। तो ये कुछ ऐसी जाती है कि तेरा थैंक्स को थैंक्स यू कहना, चीज़ी लाइनों पे चुप रहना, एकदम बॉलीवुड शर्मा करके भी हॉलीवुड ही रहना, तेरे होठों का आकार छुप के करना मुझसे प्यार, कहना हफ्ते में एक बार कि चल ओके आई लव यू यार,
तेरे स्मर्क में छोटा ट्विस्ट, तेरा गुस्सा आयरन फिस्ट, तेरे माथे का हर्सल एंड ओ योर लव फॉर टेलर स्विफ्ट। हाँ जी, मुझको सब पता है, एक एक नखरा भी रटा है, क्योंकि कोर में दिल के मेरे दिल के तेरा माप लगा है। सूफी तो नहीं है फिर भी तू मेरा खुदा है, क्लीशे है भले ही पर तू सांसों में बसा है, और थोड़ा क्लीशे करके धड़कनों पे आए तो धड़कने नहीं है तू प्रकाशन सा बसा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मनमीत जी, जितना मैंने एंजॉय किया उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स ने भी उतना ही एंजॉय किया I होगा hope आपके so. प्रकाशन को। नहीं, बिल्कुल, आप जो आपकी प्रस्तुति थी बेशक हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। और चलते हैं मनोज सर के पास। सर, जैसे कि आपने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता दिया, सर उनमें प्रवेश के लिए क्या कोई खास एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है या फिर सामान्य तरीके से हम उनमें प्रवेश कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपका जीके जनरल नॉलेज पक्का होना चाहिए, जी। क्योंकि आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं। जी। तो जर्नलिज्म के किसी भी स्ट्रीम में आएंगे तो आपके पास जीके होना चाहिए। कई लोगों को यही नहीं पता कि हमारे यहाँ आज प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है या हमारा चीफ मिनिस्टर कौन सा है। जी। तो ये अगर पत्रकारिता में आएंगे तो करेंगे क्या? तो जी। बेहतर है कि आपका जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और केवल हिंदुस्तान के बारे में नहीं, देश दुनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आज क्या हो रहा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मैं रेडियो की बात करूँ, रेडियो के 3 हिस्से हैं। एक आपका आकाशवाणी होता है, दूसरा एफएम रेडियो होता है, तीसरा कम्युनिटी रेडियो होता है। तो ये क्या मीडियम है, इसको भी जानना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको बनाइए। सबसे अच्छी बात मनमीत जी ने अभी ये जो कही ना, फिल्मों के बारे में जी। या जर्नलिज्म के बारे में, ये पागलपन है। अगर आपने इसको टाइम फ्रेम में बांधा तो आप इसके लिए बाहर अनफिट हैं। आप पागल हो जाइए, दिन रात बिल्कुल। ओढ़िए, बिछाइए, सोइए, खाइए, पिए, आप तब कर सकते हैं। चाहे फिल्म करें, चाहे जर्नलिज्म करें। आप जुनून होना चाहिए, जुनून बिल्कुल। के साथ। लेकिन सर, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज के जो युवा है वो एंकरिंग को देखकर बड़े आकर्षित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर अगर हम कहें कि सोशल मीडिया पे जो आज की बस कैमरा उठाया, कुछ बोला और उससे हमने एक अपना पेज बना लिया, चैनल बना लिया, इन सभी चीज़ों से जो कि हम कहें बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो एग्जिस्ट होती है, उनको देखकर बहुत आकर्षित तो हो जाते हैं और इससे और बढ़ भी जाते हैं, लेकिन लंबा चल नहीं पाते हैं। इसमें दरअसल यूथ की कोई गलती नहीं है, थोड़ी गलती उनकी है, लेकिन सारी गलती हम लोगों की, जो हम पीछे से चले आ रहे हैं। हमने उनको ठीक से संस्कार नहीं दिए। जो संस्कार की बात आप शुरू में सुविचार में कर रही थी, ये संस्कार आपके प्रोफेशन में भी आना चाहिए कि आप जिस मीडियम के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या संस्कार मिले हुए हैं। तो हमने वो टीच नहीं किया उनको सिखाया नहीं, और इसकी वजह से वो बेलाग हो गए हैं। और एक बार कहीं सोशल मीडिया में उन्होंने कोई वीडियो डाला या कोई अपना कुछ भी डाला तो उसको लाइक और कमेंट्स मिलने लगे, उसको लगता है मैं हीरो हो गया, और फिर नियंत्रण खोकर इधर उधर भागने लगते हैं। जी, बिल्कुल। इसके उलट मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पे आप चले जाइए, कि जैसे अभी इन्होंने जो गीत सुनाया है, ऐसे ही सैकड़ों पड़े हुए हैं और एक से एक अंदाज में है। तो आपको उसमें एंकरिंग सीखना है तो उसको देखिए। मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूब में इतनी बढ़िया चीज़ें हैं कि आप एक बार जुड़ जाइए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, आप सीखने लगेंगे उससे। मैं इनसे अभी जो सुना तो मुझे लगा कि ये नया जो तरीका है ये भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम आपस में सीख सकते हैं। केवल बात यह है कि संस्कार आप देना पड़ेगा, चाहे संस्कार घर पे हो चाहे प्रोफेशन को हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर सर आपने इस प्रश्न पर दिया। सर, एक और बात मैं यहाँ करना चाहूँगी, भाषा का महत्व पत्रकारिता में, और ख़ास तौर से हिंदी भाषा का महत्व मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। अभी जैसे कि भारत सरकार ने एक नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं, इसमें मातृभाषा को जोड़ दिया गया है कि मातृभाषा में पढ़ाई होगी। एक बहुत अच्छा प्रयास है कि अभी हम अंग्रेजी या हिंदी में बंधे हुए थे, अब इसमें हम जो दूसरी भाषाएं, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, या जो भी उनकी मातृभाषा है उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन बढ़ेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, पत्रकारिता में भाषा की बात है तो इसको भाषा के किसी फ्रेम में नहीं बांधा जाना चाहिए। दरअसल कम्युनिकेशन जो कैसे हो सकता है, आप मेरी बात कैसे समझ सकती हैं। मैं अगर रामधारी सिंह दिनकर की भाषा अगर बोलूँगा तो आज की तारीख में आप नहीं समझ पाएंगे, या मेरे नए दोस्त नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे आज की जो भाषा चल रही है उस पर करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा मर्यादा हो। भाषा में जो बेलागन नहीं हो कि हम नियंत्रण खो के कुछ भी बोलें, अरे कैसे बोल रही है, ये ना हो। उसको मर्यादा के साथ करें। वो दिनकर जी भी उसमें दिखें और हमारा आज भी दिखे।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, इसके पहले जो आप उत्तर दे रहे थे, उस उत्तर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि आपने कहा था कि वो संस्कार, वो बात हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए, और ये मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, लेकिन आइए इस प्रश्न को मैं कर ही लेती हूँ कि सर देखिए, पढ़ाई सबको, क्योंकि हम बहुत सारे करियर ऑप्शंस देखते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे, क्योंकि वो बच्चे ही होते हैं, इतने परिपक्व होते नहीं, इतनी समझ होती नहीं, तो बहुत आकर्षित भी होते हैं अलग अलग करियर ऑप्शंस को लेकर। लेकिन देखिए, जो उनके इर्द गिर्द हैं, या फिर बच्चा खुद अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज कर सकता है, तो वो कौन से टैलेंट या फिर कहिए वो कौन सी प्रतिभा है जो बच्चे में अगर है, तो उसे पत्रकारिता क्षेत्र में जाना एक अच्छा विकल्प उसके लिए होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप वो सारी बातों पर प्रकाश डालें जो एक पत्रकार में होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर उसने एडमिशन लेने का सोचा है कि मुझे जर्नलिज्म का कोर्स करना है, तो इसके भीतर आग है, और एक आग होनी चाहिए कि सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है वो सोसाइटी में चल क्यों रहा है, उसको मैं ठीक कैसे करूं। और इसके लिए उसको बिना लालच, जैसे हम लोग हैं, कई बार हमको महीनों तनख्वाह नहीं मिलती थी, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। आज की तारीख में तो ठीक है, अब उम्र हो गई है, 60 के पास जा रहे हैं तो इस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन नए बच्चे के साथ जो दिक्कत आएगी तो उसको हमको प्रमोट करना पड़ेगा कि ये प्रोफेशन आपका चुना हुआ है। पत्रकारिता दरअसल मखमल में चलने का रास्ता नहीं है, बल्कि वो कंकड़ में चलने का रास्ता है, जहाँ आपके पैर में लहूलुहान होते हैं, तब आप दूसरे की पीड़ा समझ पाते हैं। पत्रकारिता अपने लिए काम नहीं करती, पत्रकारिता सोसाइटी के लिए काम करती है। किसी का घर बस जाए, किसी की झोपड़ी बस जाए, किसी की दुकान बस जाए, किसी की नौकरी लग जाए, किसी को स्कॉलरशिप मिल जाए, किसी को वृद्धाश्रम का पेंशन मिल जाए, ये उसके लिए बड़ी बात होती है। तो वो जब जुनून, वो जब शिक्षा आप देंगे, और इसकी ज़वाबदारी मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि जो सीनियर्स कह रहे हैं उनके, मैं सीनियर हूँ पत्रकारिता में, उसकी ज़वाबदारी है कि बच्चों को उस तरह वो तैयार करें कि तुम आए हो इस प्रोफेशन में, आपका स्वागत है। जैसे बहुत सारे लोग डराते हैं, अरे नहीं साहब यहाँ नहीं आना, ये तो बड़ा, तो क्या करेगा, ये तो मुफलिसी का कारोबार है जी। इस मुफलिसी में आपको चलना है। और इस मुफलिसी का जो सुख होता है, जब आप बिस्तर में गिरते हैं तो लगता है कि यार आज मैंने एक बेहतर काम कर लिया। और दूसरा कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो बिना पैसों के काम करता हो, लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जो कहता है यार इसको सुख मिल गया, इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये मेरा धन हो गया, ये मेरी कीमत हो गई। और उसके बाद ये सिखाना पड़ेगा हमें, ये शिक्षा देनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दर्शकों देखिए, ये जो फील्ड है ये बहुत मेहनत मांगती है, और वहीं दूसरी तरफ इसमें जो सफलता है वो बहुत धीमी गति के साथ आप तक पहुंचती है। लेकिन याद रखिए कि जब सफलता आती है तो उस उड़ान, वो जो उड़ान होती है सफलता की, वो आसमान तक जाती है। तो बिल्कुल कभी भी मेहनत से घबराइए मत, सफलता ज़रूर। और जो सर ने कहा है, वो जो जुनून, वो जो आग, वो पैशन आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पैशन के लिए काम करते हैं तो जो सर ने कहा कि वो जो रात में सुकून वाली नींद आती है, उसकी बात ही अलग होती है। और कहीं ना कहीं यही बात मनमीत जी ने भी अपनी कविताओं के जरिए कही है ना मनमीत जी? बिल्कुल, कि जब आप अपने मन का काम नहीं कर रहे होते हैं तो एक समय के बाद ऊब जाते हैं और आपको लगता है कि बस अब इससे भागना है, या फिर बस करो और जाओ। और जब आप अपने मन का काम कर रहे होते हैं तो आपको दिन रात किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता है। तो आइए मनमीत जी मैं एक बात आपसे जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं 35 वर्ष का था, मतलब तब तो नौकरी की ज़रूरत होती है, तब परिवार चलाने की ज़रूरत होती है, मेरी शादी भी कुछ एक साल हुए थे जी। मुझे लगा यार ये नौकरी में बन जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तब से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अलग अलग सेक्टर पे कर रहा हूँ। तो अभी मैं प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया वगैरह सारी चीज़ें, स्क्रिप्ट लिखना, कहानियाँ लिखना, रिपोर्टिंग करना, हर जगह काम कर रहा हूँ। तो आपको एक तो जो नया स्टूडेंट है ना, उसको मल्टीपल होना पड़ेगा। वो फ्रेम में नहीं बांधेगा, फ्रेम में बांधेगा तो उसकी दुनिया छोटी सी हो जाएगी, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन वो टेलीविज़न को देख के बहुत प्रभावित ना हो कि मुझे ऐसे ही बनना है। ये लाख लोगों में 5 ऐसे होंगे जो टेलीविज़न के पर्दे पे अंजना ओम कश्यप बनकर आते हैं। और अंजना ओम कश्यप का मुझे याद है, जब शुरू में आई थी तो वो किसी स्टोरी को कर रही थी, मुझे लगा इसमें बड़ा दम है। तब मुझे अंदाज़ नहीं था कि ये लड़की यहाँ पर ऐसा कमाल करेगी। लेकिन आप देखिए आज उसे सीखने लायक है। उसके भीतर जो ताकत है, उसके भीतर जो आग है, जिस तरह से वो बोलती है, ये नए स्टूडेंट को सीखना चाहिए। और ये सब छोड़ देना चाहिए, कौन से विचार, कौन सी धारा, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को करें तो बहुत सारी चीज़ सीखने को अपने आसपास ही मिल जाती हैं। जी बिल्कुल, प्रेरित होइए, प्रभावित नहीं। हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए मनमीत जी के पास चलते हैं। और अभी तक हमने उनके प्रोडक्शन के बारे में जान लिया, डायरेक्शन के, राइटिंग के, हर चीज़ के बारे में काफ़ी कुछ। हर चीज़ तो पूरी मैं अभी नहीं कहूँगी, बहुत कुछ बाकी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वो गेमिंग वेंचर्स से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए ये भी जान लेते हैं उनके बारे में। मनमीत जी, आप गेम से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह और क्या काम चल रहा है उसमें, वो हमारे
दर्शकों को बताएं? बिल्कुल मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक करियर ऑप्शन की तरह है, Definitely. इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे वो सारे युवा जो आज का कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी इस चीज को जानें। मैम दो कनेक्टेड चीज़ें लेकिन मैं पहले बोलना चाहूँगा। एक तो सर का बहुत खूबसूरत सा जो मैसेज था कि हमें देखना चाहिए कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है। ये मेरा मैसेज भी रहेगा सारे जी। बर्डिंग राइटर्स को कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका ये समझना कि फिल्म भी एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, और एक ऑडियो विजुअल मीडियम की ताकत सबसे ज़्यादा ये होती है कि लोग उसे देखेंगे और सुनेंगे तो आपके ऑडियंस के दो सेंसेस उसके अंदर लग रहे होते हैं पूरी तरह से। जी। जब आपके पास ऑडियंस का ऐसा अटेंशन स्पैन होता है तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ देखनी चाहिए कि कहानियों का हमेशा से मकसद रहा है एक मॉरल, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज प्रोवाइड करना। जैसे जब 3 इडियट्स आई थी तो मैं पहली बार लोगों को सुन रहा था बोलते हुए कि यार सिर्फ इंजीनियरिंग ऑप्शन थोड़ी है। पीके आई थी तो मैं पहली बार लोगों को बोलते हुए सुन रहा था कि यार ठगियों के चक्कर में मत पड़ो। तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप अपनी फिल्मों से, आप अपनी कहानियों से दे सकते हैं, तो प्लीज़ डू दैट। सेकेंडली मैम, जो आप जो गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसा आपने स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे थे कि इस दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था, जी जी, तो सुपर मारियो ब्रोज इनफैक्ट इस साल जो फिल्म रिलीज़ हुई है उसने इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करी थी बॉक्स ऑफिस पे। देन बारबी ने उसको पीछे छोड़ दिया। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है वो भी, आप देखिए अगर आप देख सकें तो। बेसिकली गेमिंग आपके वो जो दो सेंसेस है ना उनमें और बढ़ा देता है, टच का सेंस बढ़ जाता है, आप अपने कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर पाते हैं। एक गेम है मैम दिस वॉर ऑफ माइंड। ये गेम लोगों को एक ऐसे टाउन में खेलने देता है जहां वॉर चल रहा है और आपको सरवाइव करना है। आप नॉर्मल लोग हो उस टाउन के, तो लोग एक्चुअली उस गेम को खेल के फील कर पा रहे हैं कि क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन बनती है और वॉर कितना गलत है। तो गेमिंग बेसिकली एक एवोल्यूशन है स्टोरी टेलिंग के लिए। और जिस तरीके से इमर्सिव 150-150 घंटे की कहानियाँ लोग सुना रहे हैं गेम्स में फ़िलहाल, जिस तरीके के 40-40 घंटे के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं लोग, बहुत कुछ है गेम में एक्सप्लोर करने के लिए। और इंटरनेशनली तो गेमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है। अब इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में बहुत सारी गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्राफ्टन जैसी कंपनीज इंडिया में BGMI के टूर्नामेंट्स करा रही हैं। कुछ वक्त पहले तक फ्री फायर के भी चल रहे थे, अब दोबारा शुरू होंगे। ये टूर्नामेंट्स लाइव लैन इवेंट्स भी हो रहे हैं। तो बेसिकली मेरा गेमिंग से ये रिश्ता है कि एक कंपनी है AFK गेमिंग, मैं उनके साथ उनका बेसिकली मैं गेमिंग जर्नलिज्म भी करता हूँ। तो मैं उनके चैनल पर होस्ट कर रहा होता हूँ वीडियोस गेमिंग से रिलेटेड, क्या चल रहा है गेमिंग के अंदर। और द आइडिया इज़ कि फ़िलहाल जो ग्रोइंग ये कम्युनिटी है उनको और अच्छे से वॉइस मिले। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है फाइनेंशियली भी, आप मानेंगे नहीं। जॉनथन गेमिंग करके एक चैनल है, तो वो जो बच्चा है जो जॉनथन जो वो चलाता है चैनल, उसने बहुत मेहनत करी, काफ़ी छोटे से घराने से आया था वो, और कुछ ही वक्त पहले उसने अपने पापा को BMW या ऑडी कुछ गिफ्ट करी है, सिर्फ गेमिंग में ही उसने जो पैसा कमाया उससे। और गेमिंग से पैसा कमाने का मेरा ये मतलब नहीं कि लोगों ने पैसे लगाए उसके अंदर सट्टेबाजी करके कमाए, ऐसा नहीं। वो गेम खेलता है, उसने स्किल किया अपने आप को, जैसे इसे ई स्पोर्ट्स कहते हैं। जैसे हमारा स्पोर्ट्स होता है वैसे ही अगर हम गेमिंग में 2 टीम बनाकर मैच करते हैं उसे हम ई स्पोर्ट्स कहने लगते हैं जी। तो ये बंदे ने अपने आप को बहुत स्किलफुली ट्रेन किया और कई सारे इवेंट्स जाके ये नेशनली इंटरनेशनली जीता है। इंडियन गेमिंग को इन लोगों ने, अंकित पंत जैसे लोग हैं, मॉर्टल और बहुत सारे अमेजिंग से गेमर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन गेमर्स को एक विजिबिलिटी दी है। और इंडियन गेमिंग बहुत ज़ोर से बढ़ रही है। आपने जो ये शब्द यूज किया विजिबिलिटी, एक बात और मेरे दिमाग में है कि ये जो आपने बताया कि वॉर, जो अभी आप कुछ देर पहले बताए थे, माइंड वॉर, आई थिंक दिस वॉर ऑफ माइंड, दिस वॉर ऑफ माइंड, ये जो गेम है कि उसमें कोई व्यक्ति वॉर में है और उस वॉर में रहते हुए से कैसे सरवाइव करना है, कहीं ना कहीं ये जो गेम्स के माध्यम से आपको एक वो माहौल में वो पर्टिकुलर चीज को जीने का मौका मिल रहा है। तो शायद लोग इसलिए इतना इंडल्ज हो रहे हैं, क्योंकि आज के गेम्स भी जो इतना बन रहे हैं वो बहुत इस बात को ध्यान में रख के बन रहे हैं कि लोगों को किस तरह बांध के रखना है। बिल्कुल मनमीत जी, और क्योंकि आप इतना कुछ क्रिएटिव फील्ड में कर रहे हैं तो बेशक आप गुनगुनाते भी होंगे, तो क्यों ना दर्शकों को, क्योंकि बहुत देर से, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा ही था कि आप गाते भी हैं, तो हमारे दर्शक बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे कि अब मनमीत जी से कुछ तो सुनने मिलेगा, तो बिल्कुल क्यों ना हम एक गीत आपका उनके लिए प्रस्तुत करें। ये गीत मेरा ओरिजिनल है, अनरिलीज्ड है, तो आप पहली बार सुन रहे हैं। जी। इसका नाम है क्यों लिखूं।
तो कई बार जिस तरीके की कहानियां मैं सुनाना पसंद करता हूँ ना, तो मुझे लोगों से सुनने मिलता है कि यार कुछ ऐसा लिख दो ना जो थोड़ा ब्रीजी सा हो, 4 दोस्तों की कहानियां लिख दो, कुछ ऐसा लिख दो कि भाई हमें लगे कि यार हाँ ये तो हमने देखे हैं लड़के। तो ये गीत बेसिकली ऐसे लोगों के लिए आंसर है जी। तो ये तब की बात है जब मैं खुद ही थोड़ा गुमशुदा सा फील कर रहा था कि मुझे लिखना क्या चाहिए, अगर लोगों को यही सुनना है तो क्या मैं यही लिखना शुरू कर दूँ। तो ये कुछ ऐसा है कि मेरी मंजिलों में कहीं मैं नहीं हूँ, जाने चल रहा गैरों के रास्ते क्यों, सबकी सरहदों की सोचे जा रहा हूँ, मिलती ही नहीं है खुद की सरहदें क्यों, चाहते मेरी भी है ख्वाहिश। बहुत गंदा नोट लिया मैंने, आई एम रियली सॉरी। मैं सुना नहीं चाहता कहानियाँ नहीं, आई एम रियली सॉरी, आई एम बैड नहीं एट दिस। देखिए मनमीत जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो आपने पंक्तियाँ लिखी हैं वो बहुत सुंदर हैं, वो कहीं ना बहुत मोटिवेटिंग है। तो सुर से ज़्यादा वो जो पंक्तियों के मतलब है, मेरा ध्यान वहाँ है और बिल्कुल हमारे दर्शकों का भी ध्यान वहीं होगा। मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा, मैं जनरली लाइव शोज में इतना गंदा नहीं गाता हूँ, बैठ के गाने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप आके मुझे लाइव सुनने के लिए डेफिनेटली आइए कभी। जी बिल्कुल। मनोज जी, क्योंकि बहुत समय नहीं बचा है हमारे पास, तो मैं चाहूँगी कि आप 2 लाइन में हमारे युवा जो नए पौधे हैं उनको ये बता दें कि किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, जो भी नए युवा इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, नए विद्यार्थी। नए विद्यार्थियों के लिए मैसेज जैसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक मैसेज के तौर पर वो उनको एक्सपर्टाइज गेन करना चाहिए। जैसे कि अभी इन्होंने एक नया शब्द बताया कि गेमिंग जर्नलिज्म, जी, तो ये अभी कहीं चलन में नहीं है कि गेमिंग जर्नलिज्म भी कोई चीज़ हो सकती है। हमने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म सुना था, ये गेमिंग जर्नलिज्म है। तो जो विद्यार्थी जिस विषय में अपने आप को महारत समझते, रुचि रखते हैं, उस विषय में वो अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, विशेषज्ञ बनाएं, ताकि कहीं से किसी कोई भी पूछे या लिखना पड़े तो लिख सकें, नंबर 1। नंबर 2, उनको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। अभी हम क्या कहते हैं, चलो ठीक है आज का तो काम होगी, कल सोचेंगे, ये कल पे नहीं, कल परसों का काम भी आज हम करके रखें, ताकि परसों तक पता नहीं नया क्या हो जाए। क्योंकि हमारे जर्नलिज्म में, इस पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है, कभी भी बम की तरह कोई सी खबर गिर जाती है और आपको नींद से उठकर जाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जीवन में नया नया था, मैं 83 में शुरू किया था, 84 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की को गोलियां मार दी गई। मैं सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचा, टेलीप्रिंटर पे खबरें आ रही हैं, फ्लैश 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 कि प्रधानमंत्री को उनके अंगरक्षकों ने गोलियां दागी। अब मेरे हाथ पांव सूख गए। जी जी। तो मेरे हाथ पांव सूख गए कि अब मैं क्या करूं। तो वो खबर मैंने अपने सीनियर्स को दिखाया, 10 मिनट में पूरा माहौल बदल गया। लेकिन वो आज भी उस खबर को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपके जीवन में, जर्नलिज्म में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, तब हम आप कैसे करें, उसके लिए तैयार रहना चाहिए और अपडेट रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि हर वक्त आपको तैयार खड़े रहना है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और ये तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मनमीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए और अपनी इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।